हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा हम एमपी कांस्टेबल 2026 की तैयारी करवा रहे हैं। लगातार आपको उसके संदर्भ में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस मिल रहे होंगे। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन, मैं आपको हर संडे हर मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करवाती हूँ। हमने जून 2025 से शुरू किया था और आज हम जनवरी 2026 शुरू करने वाले हैं, यानी इस वर्ष के करंट अफेयर जो बहुत बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा 2026 के करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा। हर पेज का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर लेक्चर को अच्छे से देखना और आज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इस वर्ष के करंट अफेयर हैं। तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आज वो बहुत ज़्यादा उसका वेटेज रहता है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देती हूँ कि एमपी कांस्टेबल की तैयारी हम करवाते हैं। उसके तहत हम आपको अब की बारी वर्दी हमारी, ये हमारा लक्ष्य है जिसमें आपको एमपी कांस्टेबल की तैयारी करवाई जाती है। 11 मई से ये लेक्चर्स आपको मिलना शुरू हो गए होंगे। कंप्लीट फ्री बैच आपको हमारे चैनल पर केवल और केवल मिलेगा। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसके तहत हम आपको कंप्लीट सिलेबस देंगे एमपी कांस्टेबल का। डेली क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, चाहे वो रीजनिंग, मैथ्स, साइंस हो या भारत का स्टैटिक जीके हो या फिर एमपी का जीके हो, सब कुछ आपको हम डेली दे रहे हैं। वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस रहेंगी और रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा। यानी यूट्यूब पर बिना किसी बड़े कोर्स प्राइस के आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से एक जगह पर मिल जा रहा है। अब मैंने आपको बोला कि पीडीएफ नोट्स जो हैं आपको दिए जाएंगे, तो इसके लिए आपको ये जो आपको दिख रहा है क्यूआर कोड, इसे आपको क्या करना होगा, स्कैन करना होगा स्कैनर से। जब आप इसे स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। जो भी पीडीएफ और नोट्स नहीं है तो आप हमसे बात करिए तो वो आपको दे दिया जाएगा। फिर ये आपको इंस्टाग्राम का लोगो दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है वहां पर आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी। कैसे शॉर्ट वीडियोस रहेंगी? वो शॉर्ट वीडियोस में आपको जियोपॉलिटिकल चेंजेस, कोई पॉलिटिकल चेंजेस, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई बर्निंग इशू है, कोई बड़े बदलाव हो रहे हैं आपके देश, आपके राज्य में, तो उसके बारे में आपको सिर्फ कम कह लीजिए सेकेंड्स में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश रहती है। ये इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी दिए जाते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो उसका भी आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह हम यहाँ पर देते हैं, तो यहाँ पर भी विजिट करिएगा। जो लोग ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारा बैच चल रहा है, बैंकिंग का चल रहा है, ठीक है, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं अभी क्योंकि उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए जो लोग अभी ऑफलाइन और बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। जो भी सवाल हैं, क्या फीस रहती है, क्या टाइमिंग रहती है बैच की, कौन टीचर्स पढ़ाएंगे, क्या सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी जब आप कॉल करके हमसे बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर आज का। जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो प्रमाणित स्रोतों पर आधारित है, ठीक है। एमपी कांस्टेबल 2026 मासिक विशेषांक, यानी बात करेंगे हम करंट अफेयर की। जनवरी 2026 की शुरुआत कर रहे हैं हम, जिसमें आपको जो भी बड़े बदलाव हैं रक्षा, विज्ञान इत्यादि से सारा कुछ आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा। जनवरी 2026 अगर हम बात करें तो एक दृष्टि में एक बार समझते हैं कि क्या क्या चीजें आज के लेक्चर में आप कवर करने वाले हैं। सबसे पहले राज्य सुरक्षा व योजनाओं की बात करेंगे, पॉलिसीज की बात करेंगे हम, जिसमें 3 प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा का जो नया कवच शुरू किया गया है, एक योजना जो लाडली बहना आवास योजना है, और दूसरा पंख अभियान। इनकी जमीनी प्रगति के बारे में और इनकी इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी कवच, आवास और पंख,
ये 3 प्रमुख जो योजनाएं हैं उनके बारे में आप जानने वाले हैं। दूसरा, भौगोलिक पहचान व संस्कृति के बारे में जानेंगे, जिसमें लौह शिल्प, बाटिक प्रिंट और नूरजहां आम, ये जो 3 हैं इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग क्या है उसके बारे में आपको हमारे बाकी के लेक्चर्स में भी पता चल जाएगा। कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं जिसमें हमने आपको जीआई टैग के बारे में बताया है। क्योंकि ये वन शॉट वीडियो रहेगी, आपको एक वीडियो में एक पूरे मंथ का करंट अफेयर बताया जाएगा, तो वन लाइनर फैक्ट के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आप एमपीपीएससी वाला बैच ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन भी, तो वहां पर आपको डिटेल्स में एक एक चीज समझाया जाएगा। एमपी कांस्टेबल में वन लाइनर फैक्ट होते हैं, तो आपको करंट अफेयर भी उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर आपको क्वेश्चन वगैरह भी हम सॉल्व करवाएंगे। फिर आता है डिफेंस की बात, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कूटनीति के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम परमाणु समझौते की बात करेंगे। दूसरा, वायु शक्ति अभ्यास की बात करेंगे और 78वां सेना दिवस जो हमने मनाया है उसके बारे में बात करेंगे। ये 3 चीजें हम रक्षा और कूटनीति में पढ़ने वाले हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें और उनके हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो आरबीआई की नई डिजिटल मुद्रा जो है उसकी रिपोर्ट के बारे में और केंद्रीय बैंक का जो ऐतिहासिक सफर रहा है उसके बारे में जानेंगे, जिसके तहत आप ई रुपये के बारे में जानेंगे और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये जो 4 आपको चीजें दिख रही हैं, यहाँ पर 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सब कुछ आज आपको करंट अफेयर में एडेड है जनवरी 2026 में, और उसी के बदलावों के बारे में आपको जानना है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है पुलिसिंग और सुरक्षा यानी सेफ्टी के बारे में। साइबर अपराधों के खिलाफ मध्य प्रदेश का नया कवच। कवच क्या है? कवच इसका नाम रखा गया है इस अभियान का, जिसके तहत जो भी साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम हो रहा है, ऑनलाइन ठगी होती है, उसके खिलाफ ही इसकी शुरुआत की गई है। अगर तथ्यों की बात करें तो घटनाक्रम जानिए। 1 जनवरी की ये इंफॉर्मेशन है। 1 जनवरी 2026 को गृह विभाग द्वारा राज्यव्यापी साइबर सुरक्षित मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की गई। यानी जो कवच है वो क्या करेगा? साइबर सुरक्षित मध्य प्रदेश में मदद करेगा। इस अभियान का नाम है कवच, जो 1 जनवरी 2026 को लाया गया है, जिसके तहत क्या होगा? जो साइबर सुरक्षित मध्य प्रदेश बनाने की हमारी एक सोच है उसे उजागर करेगा। अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि 50,000 नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना, यानी डिजिटली उन्हें एजुकेट करना। जो 50,000 नागरिक है मध्य प्रदेश के, उन्हें डिजिटली साक्षर करना, ताकि वो ऑनलाइन ठगी वगैरह के बारे में जान सके और उससे बच सके। अब आते हैं अपने अगले फैक्ट पर। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य की अगर बात करें तो ये ग्रामीण और जमीनी स्तर पर बढ़ते ऑनलाइन वित्तीय फ्रॉड पर लगाम लगाना चाहता है, जो आईटी एक्ट 2000 के तहत करवाई जाएगी। कार्रवाई किसके तहत होगी? आईटी एक्ट 2000 जो बनाया गया है, आईटी एक्ट 2000 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति इसमें अपराधी पाया जाता है तो उन्हें आईटी एक्ट 2000 के तहत इसमें उनको सजा मिलेगी। जो भी लोग हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर साइबर साक्षर करने की कोशिश की गई है। और ऑनलाइन ठगी जो होती है, फ्रॉड जो होता है, कई बार केबीसी के नाम पर जो गरीब ग्रामीण मजदूर होते हैं उन्हें कॉल आता है कि आप केबीसी के लिए आपका नाम चयनित हुआ है, तो आपको ये ओटीपी भेजा जा रहा है, आप वो ओटीपी बता दीजिए। जब वो ओटीपी बताते हैं तो उनके बैंक अकाउंट में जो कुछ पैसा कुछ रहता है वो भी गायब हो जाता है। कई बार ऑनलाइन ये कह लीजिए जेल बना दिया जाता है कि हम यहाँ के टीआई हैं और आपको ऑनलाइन गिरफ्तार किया जा रहा है, और उन्हें वीडियो कॉल पर रखा जाता है, जिससे उनकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद से उनकी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो लेने के बाद से वापस से फिर उनके साथ वही ठगी होती है। खाद लोन के नाम पर किसानों को ठगा जाता है, तो उस ठगी से वंचित कराने के लिए ये अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम कवच है। हेल्पलाइन की बात करें तो वित्तीय धोखाधड़ी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो 1930 है। अब एग्जाम पॉइंट जान लेते हैं। एमपी साइबर पुलिस का मुख्यालय जो है वो भोपाल में है, जबकि राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब नई दिल्ली में है। अगर हम मध्य प्रदेश की जो मुख्यालय है साइबर पुलिस का उसकी बात करें तो वो भोपाल में है,
और अगर देश भर की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो वो नई दिल्ली में स्थित है। 4 फैक्ट मिले। घटनाक्रम क्या है? 1 जनवरी 2026 को कवच नाम का अभियान शुरू किया गया, जो साइबर क्राइम के खिलाफ काम करेगा, जिसके तहत वो 50,000 से ज्यादा लोगों को साक्षर करेगा डिजिटली, ताकि उन्हें ऑनलाइन ठगी के बारे में मालूम पड़े और वो आईटी एक्ट के तहत जो भी गुनहगार हैं उन्हें सजा दी जा सके। फिर हमने हेल्पलाइन नंबर के बारे में जाना कि 1930 ये जो है हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि अगर कोई भी ठगी होती है किसी भी व्यक्ति के साथ तो वो यहाँ पर कॉल कर सकता है। और एग्जाम पॉइंट की बात करें तो साइबर जो हमारा पुलिस मुख्यालय है वो भोपाल में है मध्य प्रदेश का, और भारत का नई दिल्ली में है। ये सबसे प्रमुख पहला हमारा जो करंट अफेयर था वो हो गया। दूसरे करंट अफेयर की बात करें तो जुड़ा हुआ है कूटनीतिक समझौते से। कूटनीतिक समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जो परमाणु स्थानों को लेकर के किया गया। देखिए, भारत और पाकिस्तान का इतिहास कैसा रहा है, हम सब इस बात से बहुत अच्छे से अवगत हैं। कितने विरोध हुए, कितनी लड़ाइयां हुई इत्यादि। लेकिन यहाँ पर क्या आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता 35 वर्षों से लगातार चला आ रहा है, जिसमें दोनों देश अपने जो परमाणु स्थान है उसे साझा करते हैं एक समझौते के तहत, और उस परमाणु स्थान पर किसी भी हालत में ना पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है उस स्थान पर, ना भारत पाकिस्तान के उस परमाणु स्थान पर हमला कर सकता है। ये समझौता लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है। तो जानते हैं इसके बारे में। इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो 31 दिसंबर 1988 31 दिसंबर 1988 को समझौते पर हस्ताक्षर किया गया भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के द्वारा कि अगर अचानक होने वाले युद्ध में एक दूसरे के परमाणु ठिकाने पर हमले को रोकने के लिए यह सहमति की गई। यानी कैसी भी स्थिति आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन हम एक दूसरे के जो ठिकाने हैं, जो परमाणु ठिकाने हैं, वहां पर हमला किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। इस समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किया था 31 दिसंबर 1988 को। फिर 27 जनवरी 1991 को क्या हुआ, जो ये समझौता हुआ उसे लागू कर दिया गया आधिकारिक तौर पर। यानी सिग्नेचर 1988 31 दिसंबर को हुआ और 91 27 जनवरी को इस समझौते को आधिकारिक तौर पर निषेध संधि के नाम से, यानी प्रोहिबिशन ट्रीटी के नाम से इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया, प्रभाव में ले आया गया। फिर बात करते हैं हम अभी की, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो अभी 2026 की यदि बात करें तो 1 जनवरी 2026 को क्या हुआ बेटा, 35वां जो आदान प्रदान है राजनयिक चैनलों के माध्यम से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सूचियों का नवीनतम साझाकरण किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आपको आ रहा होगा कि उन्हीं परमाणु ठिकानों का 35 वर्षों से लगातार साझा क्यों किया जा रहा है। देखिए, परमाणु ठिकाने कई बार ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो लगातार हर वर्ष ये जो सूचियां हैं उसे साझा करना ये दर्शाता है कि हम अब भी उस समझौते पर अडिग हैं, और इसी कारण इन सूचियों का साझाकरण होता है। 31 दिसंबर 1988 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया दोनों देशों ने, भारत और पाकिस्तान ने, कि हम एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर किसी भी सूरत में हमला नहीं करेंगे। सूचियां बांटने का मतलब ये है ताकि दूसरे देश को पता रहे कि इस जगह पर कभी भी युद्ध की स्थिति में भी उस जगह पर हमला नहीं करना है। फिर 27 जनवरी 1991 को आधिकारिक तौर पर प्रोहिबिशन ट्रीटी के नाम से इसे लागू कर दिया गया, और 1 जनवरी 2026 को 35वां सूचियों का आदान प्रदान पाकिस्तान भारत के द्वारा किया गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा सबसे बेहतरीन करंट अफेयर था। अब साइड बार में देखते हैं इसका संबंधित जो मंत्रालय है इन कूटनीतिक समझौतों का, वो क्या है, विदेश मंत्रालय। लिख देती हूं मैं यहाँ पर, विदेश मंत्रालय जो है वो इसका मंत्रालय लगता है, विदेश मंत्रालय। समझ में आ गया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर की। 5 जनवरी 2026 की इंफॉर्मेशन है। 5 जनवरी 2026 का करंट अफेयर है, जुड़ा हुआ है सांस्कृतिक धरोहर से। सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ 5 जनवरी 2026 का करंट अफेयर है, जिसमें 3 प्रमुख उत्पादों को जो है जीआई टैग दिया गया। बात कर लेते हैं।
मध्य प्रदेश के 3 स्थानीय उत्पादों को वैश्विक जीआई पहचान दी गई। ठीक है, जीआई पहचान दी गई। कौन कौन सी वो चीजें थी? 5 जनवरी 2026 को जीआई रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा मंजूरी दी गई, यानी जीआई एक्ट 1999 के तहत जो ये 3 उत्पाद हैं उन्हें 5 जनवरी 2026 को रजिस्ट्री चेन्नई में रजिस्ट्री को मंजूरी दी गई। ठीक है, कौन कौन सी चीजें थी? सबसे पहले आता है अगरिया लौह शिल्प, अगरिया लौह शिल्प, दूसरा है इसमें बाटिक प्रिंट और तीसरा है नूरजहां आम। बात करते हैं सबसे पहले अगरिया लौह शिल्प की। देखिए, जो सहरिया ट्राइब है, सहरिया जनजाति जो है, उनका ये प्रमुख कार्य है कि वो लोहे और पत्थर को पिघला करके बिना किसी आधुनिक तकनीक के, जो सहरिया ट्राइब है, जो गोंड जनजाति की उपजाति मानी जाती है। क्या बताया मैंने? सबसे पहले हमने बात की जीआई टैग 5 जनवरी 2026 की। जीआई टैग जो है उसे रजिस्ट्री चेन्नई में मिला गया किसी अगरिया लौह शिल्प को। अगरिया लौह शिल्प का मतलब होता है पत्थर और लोहे को पिघला करके कोई आकर्षक रूप देना, जैसे खेत में जो औजार इस्तेमाल होते हैं वो बनाना। तो उसमें सबसे प्रमुख जो जनजाति है वो सहरिया जनजाति है, और सहरिया जनजाति जो है वो गोंड जनजाति की उपजनजाति मानी जाती है, उपजनजाति मानी जाती है। तो ये क्या करती है सहरिया जनजाति? लोहे और पत्थर को पिघला करके आकर्षक रूप देती है बिना किसी आधुनिक तकनीक के। ठीक है, तो उसे क्या दिया गया है? उन्हें जीआई टैग दिया गया है, और जिला लगता है इसमें डिंडोरी तथा मंडला। अब विशेषता क्या है? हस्त निर्मित पारंपरिक लोहे की कलाकृतियां बनाई जाती हैं इसे लोहे को पिघला करके। जनजाति कौन सी है? अगरिया। लोहा गलाना इनका पारंपरिक पेशा होता है। अगरिया ट्राइब, माफ कीजिएगा, अगरिया ट्राइब की हम बात कर रहे थे। सहरिया भी एक ट्राइब है जिसे पीवीटीजीज बोला जाता है, अगरिया ट्राइब। ठीक है, अगरिया ट्राइब जो है उनका ये प्रमुख कार्य है। अगरिया जनजाति का क्या करते हैं? लोहे को पिघला करके शिल्प कला करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं बाटिक प्रिंट की। बाटिक प्रिंट जो है वो उज्जैन जिला भेरूगढ़ क्षेत्र में लगता है। विशेषता ये है कि मोम का इस्तेमाल होता है इसमें। मोम को पिघला करके कपड़े पर पिघलाया जाता है मोम को, और उसके बाद से जब वो पिघल जाता है तो उस मोम का इस्तेमाल करके उससे अलग अलग आकृतियां उकेरी जाती हैं कपड़े पे। और ज्यादातर ये जो बाटिक प्रिंट है उसे कॉटन के वस्त्रों पर किया जाता था, लेकिन अब चंदेरी की साड़ियां वगैरह जो आती हैं उन पर भी ये बाटिक प्रिंट किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है आपको, जैसे यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा। क्या बताया मैंने? बाटिक प्रिंट को भी जीआई टैग दिया गया है। भेरूगढ़ उज्जैन से जुड़ा हुआ है, जिसमें मोम पिघला करके कपड़े पर आकृतियां बनाई जाती हैं। फिर आता है नूरजहां आम, जिला लगता है अलीराजपुर कठिवाड़ा क्षेत्र। इस नूरजहां आम की विशेषता क्या है? क्यों जीआई टैग दिया गया? देखिए, जीआई टैग उन्हीं चीजों को मिलता है जो अलग से कुछ विशेषता रखते हैं, जियोग्राफिकली कुछ अलग उनका इंपॉर्टेंस हो। तो यहाँ पर इस आम की जो है विशेषता क्या है? पहला, विशाल आकार रहता है और अत्यधिक वजन के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजाति मानी जाती है आम की। जो मैंगो आप सीजनल जो फ्रूट है जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन आमों में सबसे विशाल और सबसे वजन वाला जो आम माना जाता है वो नूरजहां आम माना जाता है, और ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये विश्व भर में प्रसिद्ध आम है, इस कारण इसे जीआई टैग दिया गया है, जिसका जिला लगता है अलीराजपुर। ये यहाँ की सबसे प्रमुख प्रजाति मानी जाती है आमों की। तो ये जीआई टैग का एक हमारा करंट अफेयर है जो 5 जनवरी 2026 से जुड़ा हुआ है। ये समझते हुए कि आपको ये समझ में आ गया है, अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें समझ के समझ को समझो, है ना। चलिए, राष्ट्रीय रक्षा की बात करते हैं, यानी बात कर लेते हैं डिफेंस की। पोखरण में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास, 2026 अभ्यास की बात कर रहे हैं, वायु शक्ति से जुड़ा हुआ है। आयोजन स्थल क्या है? पोखरण रेंज, राजस्थान। 10 जनवरी 2026 को इस अभ्यास की घोषणा की गई। किसकी? भारतीय वायुसेना की जो अभ्यास है वायु शक्ति 2026 के नाम से किया गया, और इसकी जो आयोजन स्थल है वो पोखरण रेंज, राजस्थान है, जिसकी घोषणा 10 जनवरी 2026 को की गई।
अभ्यास की प्रकृति क्या थी, नेचर ऑफ द प्रैक्टिस क्या था, नेचर क्या था इसका, हर 3 साल में एक बार आयोजित होने वाला मारक क्षमता प्रदर्शन है। ये हर 3 साल में होता है, पिछला 2024 में हुआ था और इस बार 2026 में हो रहा है, मारक क्षमता प्रदर्शन है। यानी क्या है, ये अपना जो है बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है वायुसेना, आत्मनिर्भरता दिखा रहा है। और LCA तेजस तकनीक की ब्लूप्रिंट आपको यहां दिख रहा होगा, इसमें ये शामिल था। आयोजक कौन है इस अभ्यास का, इस अभ्यास का आयोजक भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्सेस एवं रक्षा मंत्रालय है। इंडियन एयर फोर्सेस एंड इंडियन लिख देती हूं मैं, इंडियन एयर फोर्स एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये इनका संबंधित मंत्रालय है। आत्मनिर्भर भारत जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर हमको दिखता है कैसे, देखिए इस अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, ये जो आपको ब्लूप्रिंट दिख रहा है, इस विमान का इस्तेमाल किया जाता है जो स्वदेशी है, जो हमने खुद बनाया है, जिसके निर्माता हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ये स्वदेशी विमान तेजस नाम से बनाया गया और प्रचंड हेलीकॉप्टर का उपयोग भी इसमें किया जाता है इस अभ्यास में, और साथ ही आकाश और समर जैसी वायु रक्षा प्रणालियां भी शामिल हैं। यानी उन हवाई जहाजों के नाम हैं जो हम स्वदेशी हैं, जिन्हें हमने खुद बनाया है और उनका इस्तेमाल करके हम अभ्यास करते हैं ताकि कैसी भी परिस्थिति आए हम उस परिस्थिति से लड़ सके और निकल सके। ये हमारा डिफेंस से जुड़ा हुआ करंट अफेयर हो गया, जो जुड़ा था कब से, 10 जनवरी 2026 से। अब बात कर लेते हैं सैन्य गौरव की। 78वां सेना दिवस और मध्य प्रदेश की महू छावनी की रणनीतिक महत्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य की अगर बात करें तो 15 जनवरी को यहाँ पर क्या होता है, 15 जनवरी को 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। 15 जनवरी का क्या महत्व है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या पढ़ रहे हैं हम, 78वां सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया गया है, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्यों मनाया गया है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा हैं, उन्होंने आखिरी ब्रिटिश कमांडर जो हैं उनसे क्या किया था, भारतीय सेना की कमान संभाली थी। यानी पहले भारतीय सेना की कमान संभालने वाले KM करियप्पा हैं। ठीक है, तो उस दिन के नाम से हम क्या करते हैं, सेना दिवस मनाते हैं। तो 78वां सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी 2026 को केंद्रीय कमान के तहत आयोजित किया गया। ठीक है, सेना दिवस मनाया गया। कौन सा, 78वां सेना दिवस मनाया गया। अब MP कांस्टेबल स्पेशल महू की बात कर लेते हैं। महू जो है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर है। ठीक है, महू जो है, जो हेडक्वार्टर माना जाता है वॉर का, उसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। जिला लगता है इंदौर, मध्य प्रदेश। और इस जगह का, महू का महत्व क्या है, ये भारतीय सेना का प्रमुख संचार, युद्ध रणनीति और प्रशिक्षण केंद्र है। महू जिसे अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर क्या है, प्रमुख संचार है, युद्ध रणनीति बनाई जाती है और प्रशिक्षण केंद्र भी माना जाता है, ट्रेनिंग सेंटर भी माना जाता है। तो ये दो प्रमुख खबरें आपको मिल गई। छावनी की रणनीतिक महत्व यहाँ पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य कल्याण योजना की। राज्य कल्याण योजना की, जिसका नाम है लाडली बहना आवास योजना। लाडली बहना आवास योजना के तहत क्या किया जा रहा है, जो लोग भी इस योजना से नहीं लाभान्वित हुए थे उन्हें यहाँ पर लाभ देने की कोशिश की गई है, प्रयत्न किया गया है, जिसके तहत जो लाडली बहनें हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई है ताकि वो सशक्तिकरण हो सके। 20 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक में नई किस्त जारी की गई है। 20 जनवरी 2026 की करंट अफेयर है। 20 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, सिंगल क्लिक से नई किस्त जारी की।
किश्त किस चीज की? ये जो योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, उसमें कुल 1,20,000 रुपए की सहायता किश्तों में प्रदान की जाती है। उस किश्त के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वह गरीब महिलाएं, परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल होने से वंचित रह गए थे, उन्हें सिंगल क्लिक किश्त में जारी किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। और वित्तीय सहायता उन्हें मिलेगी जो लोग पक्के मकान बनाने वाली स्कीम से दूर रह गए थे, उन्हें 1,20,000 अलग अलग किश्तों में सहायता प्रदान करके मदद की जाएगी। अब इसका नोडल विभाग क्या है, कौन सा है? ये जो लाडली बहना आवास योजना चल रही है, उसका जो नोडल विभाग है वो है महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास विभाग। जो भी नोडल विभाग है, जो संबंधित विभाग है, मंत्रालय हैं, उनका नाम भी याद रखिएगा और दिनांक भी याद रखिएगा कि कब क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने राज्य कल्याण की योजना के बारे में जाना। नेक्स्ट है बालिका सशक्तिकरण। बालिका सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर क्या किया गया? पंख नाम से एक अभियान जारी किया गया। जो बच्चियां हैं उनकी सशक्तिकरण हेतु, ताकि वो शिक्षित हों, आत्मनिर्भर बने, सशक्तिकरण हो, ठीक है, करित हो, उनके लिए एक पंख नाम से ये अभियान चालू किया गया। पंख नाम क्यों रखा गया? यदि हम इंग्लिश में इसे स्पेल करते हैं तो PAN होगा और KH। अब इसका फुल फॉर्म भी है कुछ, यानी उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी, उन्हें जागरूक किया जाएगा, उनके न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाएगा बालिकाओं के, और नॉलेज, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा, और इसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बात की जाएगी। यानी एक अभियान जो बालिकाओं के लिए शुरू किया गया, उसका नाम रखा गया पंख, जिसमें इन 5 चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। जो 24 जनवरी की बात करता है, 24 जनवरी 2026 का ये करंट अफेयर है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 में स्थापित किया गया था, पर एमपी सरकार द्वारा प्रगति समीक्षा की गई। एमपी में यह अभियान जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ था। अगर इस अभियान की बात करें बालिका सशक्तिकरण की, तो 2008 में लागू हुआ था, लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ये 2021 में लॉन्च हुआ था। उद्देश्य क्या है इस अभियान का? उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य को सुरक्षित करना, यानी प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ, इन 5 चीजों को अच्छा रखना। 24 जनवरी 2026 की इंफॉर्मेशन करंट अफेयर था। नेक्स्ट आ जाता है 77वां गणतंत्र दिवस। जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, उस दिन क्या हुआ? कर्तव्य पथ पर कूनों और जनजातीय आत्मनिर्भरता की झलक दिखी। ये जो है आयोजन 26 जनवरी 2026 को किया गया, जिसमें भारत के संप्रभु गणराज्य बनने की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। जो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ये लागू किया गया था, उसके आधार पर इसे मनाया जाता है, जिसमें एमपी की झांकी का विषय था। जो एमपी की झांकी निकाली गई, उसका थीम था जनजातीय आत्मनिर्भरता और कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनरुद्ध, ठीक है, पुनरुद्धार। तो ये हमारा थीम था। थीम याद रखिएगा, उसका इतिहास याद रखिएगा, और 2026 में 77वां मनाया गया, ये याद रखिएगा। 3 महत्वपूर्ण फैक्ट एक पेज में मिल रहे हैं। संस्कृति की बात करें तो श्योपुर जिले के सहरिया जनजाति का पारंपरिक नृत्य, क्या बोला मैंने? श्योपुर जिले की जो सहरिया जनजाति है, उनका पारंपरिक नृत्य और जीवन शैली का प्रदर्शन किया गया इस दिन। फिर एग्जाम पॉइंट से जानते हैं वन्य जीव। जो आपने यहाँ पर जो थीम की बात की, उसमें कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनरुद्धार की बात की गई। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो श्योपुर मुरैना जिले में स्थित है। श्योपुर मुरैना जिले में स्थित है, जहां 2022 में नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते लाए गए थे और उन्होंने नए शावकों को जन्म दिया। और इस कूनो नेशनल पार्क में जो ये अभियान चलाया गया, बाहर से चीता लाया गया, उसका उद्देश्य क्या है? जो चीताओं की संख्या है उसे वापस से बढ़ाना हमारे देश में। तो इन दोनों को जोड़ करके
इस 77वें गणतंत्र दिवस की थीम तैयार की गई और उसी थीम के आधार पर हमारी झांकी आधारित थी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो जुड़ा हुआ है 2026 में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंटता है उनकी घोषणा की गई। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों 2026 की घोषणा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा की गई और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सबसे पहले हम बात करते हैं। ऐतिहासिक तथ्य क्या है? इनकी घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय द्वारा कर दी जाती है। इन पुरस्कारों की जो लिस्ट है उनकी घोषणा कर दी जाती है, लेकिन इन पुरस्कारों की स्थापना जो है वो 1954 में की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और 1954 में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। बीच में कई सारे ऐसे वर्ष हुए जब कांग्रेस की सरकार हटी और पहली बार मोरारजी देसाई की बीजेपी की सरकार आई, तो उस समय क्या हुआ? उस समय इन पुरस्कारों को हटा दिया गया था उपाधियों के अंत के तहत। तो इसकी भी कुछ बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, जो डिटेल लेक्चर देखता होगा उसे पता होगा। तो स्थापना 1954 में हुई और एमपी फोकस क्या है इसमें? मध्य प्रदेश के पारंपरिक लोक कलाकारों गोंड, भीली, पिथौरा कला को प्रमुखता दी गई इसमें। सॉरी, ठीक है, तो ये एमपी फोकस था। अब बात कर लेते हैं, जो पद्म विभूषण है वो असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है, ये इनका सही क्रम है, ठीक है। फिर पद्म भूषण आता है जिसमें उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और तीसरा है पद्मश्री जो विशिष्ट सेवा के लिए होता है। इन तीन पुरस्कारों से सबसे पहले आता है भारत रत्न, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है। बात कर रहे हैं इन तीन अवार्ड्स की, तो सूचियां जारी की गई गृह मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर। एक बार सूचियों पर भी नजर डाल लेते हैं, ठीक है। प्रमुख विजेता कौन कौन से रहे हैं, नाम आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार रीड भी कर देती हूँ। धर्मेंद्र सिंह देओल, पद्म विभूषण की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा, पद्म विभूषण की। तो धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया मरणोपरांत कला और सिनेमा के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र से थे। दूसरी है एन राजन को दिया गया कला और संगीत के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से। तीसरे हैं केटी थॉमस जो हैं वो सार्वजनिक मामले में विशेषज्ञ थे, जो केरल से थे। चौथे हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला, वो थे वीएस अच्युतानंदन, जो मरणोपरांत दिया गया, जो सार्वजनिक मामले के विशेषज्ञ थे, ये भी, और ये भी केरल से थे। यानी दो लोग सार्वजनिक मामलों के लिए केरल से थे जिन्हें पद्म विभूषण मिला, और 2026 में पद्म विभूषण दो लोग को मरणोपरांत मिला, ये याद रखिएगा। फिर पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण यहाँ पर आपको लगभग 5 से 6 नाम दिख रहे हैं। सबसे पहले अलका याग्निक, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला, ठीक है, पार्श्व गायन के लिए, जो महाराष्ट्र से थी, महाराष्ट्र से है। और दूसरा ममूटी को मिला, जो कला के क्षेत्र से है, सिनेमा में, जो केरल से है। तीसरे हैं विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में मिला, जो टेनिस के लिए मिला, और ये तमिलनाडु से हैं और यूएसए में भी इन्होंने खेला है। चौथे आते हैं हमारे उदय कोटक, जो व्यापार एवं उद्योग से हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, क्षेत्र व्यापार एवं उद्योग। पांचवें हैं शिबू सोरेन को पद्म भूषण मरणोपरांत दिया गया है, जो सार्वजनिक मामले में बात करते थे, जो झारखंड के थे। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पुरस्कार की, जो पद्मश्री है। पद्मश्री के प्रमुख नाम है, सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा कौन है बताने की जरूरत नहीं है, खेल और क्रिकेट से इनका संबंध है, महाराष्ट्र से। दूसरी है हरमनप्रीत कौर भी खेल क्रिकेट से जुड़ी हुई है, जो पंजाब की है। तीसरी है सविता पुनिया, ये भी खेल से जुड़ी हुई है, पर हॉकी के क्षेत्र से, हरियाणा से आती हैं ये। चौथे हैं प्रसेनजीत चैटर्जी, जो कला या सिनेमा के क्षेत्र से हैं, जो पश्चिम बंगाल के हैं। ये आपको पद्म पुरस्कार जो 2026 में जारी किया गया गृह मंत्रालय द्वारा, ये उसकी एक लिस्ट है प्रमुख विजेताओं की।
एमपी स्पेशल की बात कर लेते हैं तो पद्म पुरस्कार 2026 मध्य प्रदेश से विशेष विजेता कौन कौन है। सबसे पहले आते हैं श्री नारायण व्यास, इन्हें पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिकल सेक्टर में मिला है। दूसरे हैं श्री कैलाश चंद्र पंत, श्री कैलाश चंद्र पंत को क्यों मिला है, साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है। तीसरे हैं श्री मोहन नागर, श्री मोहन नागर, इन्हें मिला है सामाजिक कार्यों हेतु, सोशल वर्क्स के लिए। फिर आते हैं चौथे श्री भगवान दास रायकवार, भगवान दास रायकवार को मिला है खेल के क्षेत्र में। ये एमपी स्पेशल नाम है जिन्हें पुरस्कार या पुरस्कृत किया गया है। यानी आपको बहुत सारे फैक्ट यहीं पर मिल गए पद्म पुरस्कार या सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की जब हमने बात की तो। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब राष्ट्र की श्रद्धांजलि के बारे में बात करते हैं, यानी उस दिन की बात करेंगे हम जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि पूरे देश में, और उस दिन क्या किया जाता है, पूरे देश में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर शहीद दिवस मनाया जाता है। ये पूरे देश में किया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और उस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। इसी शहादत के सम्मान में यह दिवस घोषित किया गया था, शहीद दिवस। अब एग्जाम पॉइंट समझिए, यहाँ पर भ्रमित मत होइएगा, 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। एक शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की याद में, जिस दिन उन्हें शहीद किया गया। दूसरा जो शहीद दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दूसरा शहीद दिवस? 23 मार्च को मनाया जाता है। किनके लिए? 3 प्रमुख व्यक्ति, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जिस दिन फांसी दी गई थी, उस दिन को भी शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है, जो 23 मार्च को मनाया जाता है। और गांधी जी के शहीद दिवस को 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था की। आरबीआई की ई रूपी रिपोर्ट जारी हुई और केंद्रीय बैंक का ऐतिहासिक सफर, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक सफर की अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, आरबीआई के बारे में बात कर रही हूं मैं। आरबीआई की जो नींव रखी गई थी वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। और अगर इसके बारे में हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में, तो अंबेडकर ने एक किताब भी लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उसके बाद भी इसकी नींव मानी जाती है। यानी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसके आधार पर और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की नींव रखी गई थी। करंट अफेयर बात करती हूं तो 31 जनवरी 2026 का है। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यानी ई रूपी के खुदरा यानी रिटेल उपयोग पर रिपोर्ट जारी की है। यानी जो डिजिटल करेंसी है उसके उपयोग पर इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की ई रूपी, जो रिटेल उपयोग पर रिपोर्ट थी, वो रिटेल उपयोग पर। ये ब्लॉकचेन आधारित संप्रभु मुद्रा होगी, जो कैश का ज्यादा आदान प्रदान होता है उसे थोड़ा सा रोकने के लिए। अब वर्तमान की अगर बात करें तो कागजी नोटों की जो छपाई होती है उसकी लागत ज्यादा रहती है, उस लागत को भी ये जो पहल है वो कम करेगी। जो छपाई होती है कैश की, उसके भी जो लागत है उसे कम करेगा। तो एक हिस्ट्री आपने यहाँ पर जानी आरबीआई की। एक और जानिए, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया था बैंक्स को। जो बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट बैंक थे उन्हें मर्ज करके उन्हें नेशनलाइज किया गया था, ताकि रूरल एरियाज में भी इसका बेनिफिशियरी लोग बन सके। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। तो आरबीआई कब बना, ये 2 फैक्ट हैं उसके लिए। और करंट अफेयर की बात करते हैं तो ये 2 फैक्ट हैं, ठीक है।
ये अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो गई, जिस पर हमने ई रूपी के बारे में जाना। अब बात कर लेते हैं प्रमुख दिवस की, या जो जनवरी में जो प्रमुख इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको डेट और नाम मिलेगा। यहाँ पर जो रेलेवेंट फैक्ट है वो मिलेगा, उससे जुड़े जो व्यक्ति होंगे वो। 1 जनवरी को हम मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस, जो शांति की स्थापना के बारे में बात करता है। फिर हम मनाते हैं 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस यानी जो आंशिक रूप से या पूरे तौर पर जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए एक अलग लिपि बनाई गई है, ब्रेल लिपि नाम से, जो बनाया गया था लुई ब्रेल के द्वारा। वो मनाया जाता है 4 जनवरी को, यानी विश्व ब्रेल दिवस। ये एक लिपि है, ठीक है, जो आंशिक रूप से देख नहीं सकते या पूरे तौर पर जिन्हें नहीं दिखता है, उनके लिए ये लिपि बनाई गई है लुई ब्रेल के द्वारा। तो लुई ब्रेल की जयंती रहती है 4 जनवरी को, इसलिए ये मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है हम सबको पता होगा, 1915 में गांधी जी जो है वो वापस आए थे भारत, इसलिए विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जो वैश्विक तौर पर हिंदी के प्रचार हेतु मनाया जाता है। फिर 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, यूथ डे मनाते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है। और इस दिन एमपी में सूर्य नमस्कार करवाया जाता है अलग अलग जगहों पर, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में। 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश कमांडर से भारतीय सेना की कमान संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। फिर आता है 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, और उस दिन कौन सी स्कीम आई है? स्कीम का नाम है पंख अभियान, ठीक है। फिर 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, उसी के आधार पर हम ये 24 जनवरी को ये मनाते हैं, 25 जनवरी को। फिर 26 जनवरी की बात करते हैं, 77वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। ये गणतंत्र दिवस का जश्न था। फिर आखिरी है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। 2 शहीद दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। एक हम मनाते हैं मार्च में और एक हम मनाते हैं जनवरी में। मार्च वाला जो है वो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को जो फांसी दी गई थी उसके आधार पर मनाते हैं। और 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाते हैं वो हम गांधी जी की जो हत्या की गई थी उनकी पुण्यतिथि पर मनाते हैं। ये प्रमुख दिवस और उसकी सूची है जनवरी 2026 की, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्रक्स देख लेते हैं, या 3 जो हमारा हमने मेन पढ़ा है उसके बारे में। सबसे पहला जीआई टैग के बारे में हमने पढ़ा। केवल नए टैग डिंडोरी लौह शिल्प बटिक प्रिंट ही नहीं, बल्कि एमपी के पुराने टैग धार का बाग प्रिंट, अशोकनगर की चंदेरी साड़ी, झाबुआ का कड़कनाथ, ये भी जो है लिंक करके याद रखिएगा। जो अभी हमने आज बात की है वो हमने 3 की बात की है, लॉ आयस की बात की है, बाटिक प्रिंट की बात की है, नूरजहां आम की बात की है। लेकिन पुराने में चंदेरी की साड़ी, कड़कनाथ, बाग प्रिंट, ये सब भी जो है जीआई टैग मिल चुका है इन्हें पहले भी। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान व भूगोल की। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर, मुरैना इस महीने गणतंत्र दिवस की झांकी के कारण दोबारा सबसे हॉट टॉपिक बन गया है। इसकी लोकेशन कंटेस्ट कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, यानी यहां पर ही इसको रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। तीसरा है शब्दावली और कुछ यहाँ पर एब्रिविएशन है, वो याद रखिए। पंख अभियान का फुल फॉर्म सीधे पूछ सकता है तो बता देंगे। पंख मतलब PANKH, जिसमें P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है। 3 चीजें जो हमने स्टार्टिंग पेजेस में पढ़ी थी उसका क्रक्स है। चेंज करूं? चलिए, अब यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट आ जाता है। प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं, क्योंकि जो चीजें भी मैंने अभी आपको पढ़ाई है ना, उन सारी चीजों का ये क्रक्स है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी और कुछ आपको खुद को करने होंगे, याद रखना होगा। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है साइबर सुरक्षित मध्य प्रदेश अभियान
के तहत वित्तीय धोखाधड़ी रोकने हेतु जारी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? जो साइबर सुरक्षित हमने बात की थी, कवच की बात की थी, उसमें आपको एक हेल्पलाइन नंबर बताया गया था जो मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की थी। वो कौन सी हेल्पलाइन नंबर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट है 1930। ये करेक्ट हेल्पलाइन है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर भारत पाक के बीच परमाणु प्रतिष्ठान निषेध समझौता आधिकारिक रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? जो आधिकारिक रूप से इसे किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1991 में। हस्ताक्षर कभी और हुए थे, लेकिन लागू 1991 में किया गया था इस समझौते को। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अगरिया लौह शिल्प का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ये अगरिया लौह अयस्क की बात कर रहा है, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है डिंडौरी जिले से। ठीक है। चौथा प्रश्न है, अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ किया गया? यानी जो अभ्यास वायु शक्ति के बारे में हमने बात की, वो उसका जो जगह है वो क्या था? पोखरण, राजस्थान हमने देखा था, राजस्थान पोखरण, वहां पर ये अभ्यास किया गया था, वहीं इसे आयोजित किया गया था। दूसरा प्रैक्टिस सेट। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित महू छावनी किस जिले के अंतर्गत आती है? बताइए, महू किस जगह पर आता है? महू जो है वो आता है इंदौर में। छठवां प्रश्न है, लाडली बहना आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने हेतु कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? राशि आपसे पूछी जा रही है, कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 1,20,000 रुपए जो है वो किश्तों में दिए जाएंगे आवास बनाने हेतु। सातवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पंख अभियान में एन अक्षर क्या अर्थ रखता है? मैंने आपको बताया था, फुल फॉर्म याद रखना है, एन फॉर न्यूट्रिशन, यानी उनके स्वास्थ्य के बारे में भी हमें ध्यान देना था, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया है, स्वास्थ्य पर भी। आठवां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 पर एमपी की झांकी में किस जनजाति के पारंपरिक नृत्य को दर्शाया गया? कौन सी जाति थी, कौन सी जनजाति थी जिनके नृत्य को 2026 गणतंत्र दिवस में दर्शाया गया था? तो वो थी सहरिया जनजाति। ठीक है, समझ में आया आपको? ये दो प्रैक्टिस सेट थे। आखिरी जो प्रैक्टिस सेट है उसका आंसर आप मुझे देंगे किसमें? कमेंट बॉक्स में, या फिर पर्सनली भी आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 4 प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो आप हमें बताएंगे। ठीक है, यानी आज का जो हमारा करंट अफेयर का सीरीज था वो यहीं पर खत्म होता है। हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान ली, करंट अफेयर जान लिए, जिसका आपको पूरा यहाँ पर दिख रहा है क्या क्या टॉपिक हमने जाना। हमने अभियान और योजनाओं के बारे में जाना, भौगोलिक पहचान के बारे में जाना, हमारी संस्कृति को जो जीआई टैग मिला, फिर राष्ट्रीय रक्षा एवं कूटनीति के बारे में जाना, उसके बाद आर्थिक एवं ऐतिहासिक तथ्य जाना अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारा जनवरी 2026 का जो करंट अफेयर है वो हो जाता है कंप्लीट। एक बार फिर से आप क्यूआर कोड देखिए, स्कैन करिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको ये सामने है, इसे आप स्कैन कर लीजिए और हमें बता दीजिएगा। तो ये था जनवरी 2026 का करंट अफेयर, वन शॉट या मैराथन वीडियो बोल लीजिए। इसमें आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूरी थी एमपी कांस्टेबल 2026 के लिए वो सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है जनवरी 2026 के करंट अफेयर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फरवरी की बात करेंगे, फरवरी की बात करेंगे, जो भी करंट अफेयर होंगे, प्रमुख दिवस होंगे, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इस संडे अभी ये करंट अफेयर पढ़िए, फिर अगले संडे आपको फरवरी का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।